शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ अभी तक मुझे उसका अफसोस है, क्योंकि मैं आस्था को वो खुशी नहीं दे पाई। अगर इस बाजार में जाने से उसको खुशी मिलती है तो मैं उसे उस बाजार में लेकर जरूर जाऊंगी। एंजल के मुंह से यह सुनकर अविनाश मुस्कुरा दिया था और अगले ही पल कुछ सोचते हुए गंभीरता से बोला, पर इस बार मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लूंगा और सिक्योरिटी गार्ड्स तुम लोगों के साथ जाएंगे। इतना सुनते ही एंजल ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब मैं फटाफट से अंश को देख कर आती हूँ। उसके बाद आस्था को इस बात की खुशखबरी देती हूँ कि उसकी पसंद का हमें एक बाजार मिल चुका है। इतना बोलकर एंजल चहकते हुए उठी, लेकिन तुरंत अविनाश ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। एंजेल नासमझी में अविनाश की ओर गौर से देखने लगी, लेकिन तब तक अविनाश ने उसे अपनी ओर खींच लिया और एंजेल सीधा अविनाश के सीने से जा लगी। लेकिन अभी भी दोनों के बीच कुछ अजीब सा खिंचाव था, एक अजीब सी दूरी थी। अविनाश आज एंजेल से काफी इंप्रेस हुआ था। एंजेल ने आज जिस तरह से आस्था की मदद की थी उसके लिए स्टैंड लिया था। कहीं ना कहीं अविनाश के दिल को यह बात पूरी तरह से छू गई थी। उसने आगे बढ़कर अपने हाथों की उंगलियों से एंजेल के होठों को छुआ। एंजेल शर्मा गई और अगले ही पल उसने अविनाश के सीने में अपना सिर छुपा लिया। अविनाश ने बड़े ही प्यार से एंजेल को संभाला और जल्दी ही उसे जोरदार किस कर दिया। दोनों कितनी ही देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। तभी अविनाश के हाथ एंजेल के शरीर पर चलने लगे। वह उस वक्त पूरी तरह से उसे पाना चाहता था, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन तभी अचानक एंजेल ने अविनाश को खुद से दूर किया और फिर बोली, मुझे देर हो रही है और आस्था की बताई गई मार्केट मिल चुकी हूँ। ये बात मैं उसे बताने जा रही हूँ। यह बोलकर एंजेल ने जल्दी से अविनाश से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से बाहर निकल गई। वही अविनाश आस्था के आने के बाद एंजेल में आए चेंजेस को अच्छी तरह से नोटिस कर पा रहा था, क्योंकि एंजेल ने उसके साथ कितना ही सारा वक्त इंडिया में अच्छे से क्वालिटी टाइम बिताया था। एंजेल में उसे हमेशा परफेक्ट मैनर परफेक्ट पार्टनर वाली छवि दिखाई थी। लेकिन आस्था के मिलने पर धीरे धीरे एंजेल का बचपना भी निकलकर सामने आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अविनाश ये देखकर खुश था। फिलहाल अब जैसे ही एंजेल अंश को देखने के लिए गई, उसने देखा कि अंश पहले से ही उस वक्त आस्था की गोद में मौजूद था। आस्था गार्डन के झूले पर बैठी थी और कहीं खोई हुई सी लग रही थी। आस्था को मायूस देखकर एंजेल एकदम चौंक कर बोली, क्या हुआ आस्था, सब ठीक तो है ना? तब आस्था ने पलकें झपकाई और बेचैन होकर बोली, पता नहीं भाभी, इनको क्या हो गया है। अरमान जी ने सिर्फ हमसे 2 ही बार बातें की हैं और वह अब वीडियो कॉल पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने कॉल किया था तब सुमित भैया ने बोला कि वह किसी मीटिंग में है, तो अब हमें उनकी याद सता रही है। जैसे ही आस्था ने मासूमियत से अपने दिल की बात एंजेल से कही, एंजेल मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ओह तुम बहुत मासूम हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अरमान तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि इस दुनिया में शायद ही कोई तुम्हें करता हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभी थोड़े से खुद में चेंज करने चाहिए। आस्था, अब देखो ना, तुम हमेशा इंडियन वेयर पहनती हो और तुम उसमें बहुत खूबसूरत भी लगती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद का थोड़ा सा लुक चेंज करो और थोड़ी स्टाइल अपनाओ। वरना लोग यही सोचेंगे कि इतने बड़े बिजनेस की पत्नी जो कि गांव से है, वह घर की सीधी सादी बहू बनकर रह गई है। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें खुद को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? और हो सकता है कि अरमान जी इस वक्त किसी बात को लेकर गुस्सा दिखा रहे हो, तो तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम अगर अरमान को सरप्राइज कर दोगी तो तुम्हारी कद्र बढ़ जाएगी। तो क्यों ना तुम अरमान जी को एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर फोटो खींचकर शेयर करो, फिर देखना वह खुद को रोक ही नहीं पाएंगे और तुम्हारे पास कैसे खींचे चले आएगा। आस्था को यह आइडिया पूरी तरह से पसंद आया, लेकिन उसने कहा, हमारे पास इस तरह के कोई ड्रेस नहीं है और आपके कपड़े हमें नहीं आएंगे, क्योंकि एंजल काफी हद तक लंबी और अच्छी खासी एकदम गोरी चिट्टी लंबी तगड़ी लड़की थी और आस्था वही दुबली पत्ती सी थी जो कि अरमान की केवल दिल तक ही आया करती थी। फिलहाल एंजल ने आस्था को बताया कि उसे वह मार्केट मिल गई है जिसमें वह शॉपिंग करना चाहती थी, तो इसलिए तैयार हो जाएं, कल ही वह दोनों उस मार्केट में जाएंगे, क्योंकि आज इतना कुछ ड्रामा हो चुका है, तो आज बस रिलैक्स करते हैं, पूरे घर में मौज करते हैं और खाना पीना खाते हैं। उसके बाद हम दोनों कल सुबह शॉपिंग के निकलेंगे। ये सुनकर आस्था मुस्कुरा देती है और जल्दी ही अंश के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद आस्था अरमान को याद करते हुए एक बार फिर उसे कॉल करने लगी थी। लेकिन इस बार भी मोबाइल सुमित के हाथों में था। आस्था का कॉल देखकर उसने रिसीव नहीं किया था, केवल बैक में मैसेज छोड़ दिया था, आई कॉल यू लेटर। अब आस्था वह मैसेज देखकर पूरी तरह से चिढ़ गई थी और तुरंत ही गुस्से से बोली, ज्यादा रौब दिखा रहे हैं अरमान जी, अपने आप को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। एक बार हम वापस आ जाएं, फिर हम उनसे गिन गिन कर बदला लेंगे। यह बोलकर आस्था ने मुंह चढ़ा लिया था। वहीं दूसरी ओर ध्रुव और आहाना सबके साथ हॉल में मौजूद थे। ध्रुव आहान ने जल्द ही अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सारी बातें धीरे धीरे एक करके दादाजी, अभिमान, रौनक, रश्मि, राधिका, वंशिका साथ साथ नानी माँ को बता दी थी। उनकी ये सब बातें सुनकर तो नानी माँ के चेहरे का रंग पूरी तरह से फीका पड़ चुका था और उन्होंने अचानक ही रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि सबसे बड़ा धक्का नानी माँ को इस बात का लगा था कि उनके दामाद जी ने सीधे सीधे तरीके से उनकी बेटी आस्था को भूल दिया है। ये बात नानी माँ के सर पर एक बम की तरह गिरी थी। वहीं दादाजी की भी आंखों में आंसू झलक आए थे और सबसे बुरी बात उन लोगों को यह लग रही थी कि वे चाहकर भी अरमान को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं दिला सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने अरमान को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो फिर अरमान की जान को खतरा हो सकता है, उससे उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। वहीं वंशिका, रौनक, राधिका और रश्मि चारों की आंखों में आंसू थे। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अरमान के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। वहीं ध्रुव अब सबकी आंखों में आंसू देखकर सबको शांत कराने लगता है।
आहान तो नानी माँ के पास बैठकर खुद भी रोने लगा। ना वो नानी माँ को चुप करा पा रहा था, ना खुद को। वह तो नानी माँ को गले लगाकर खुद भी रो दिया था, क्योंकि इस वक्त उसका दिल बहुत ज्यादा दुख में था। सभी को इस तरह से रोता हुआ देखकर ध्रुव फिर खड़ा हुआ और बारी बारी से सबको शांत कराते हुए बोला, प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए। वैसे भी आकाश भाई का मैसेज आया है कि इस बार अगर अरमान भाई को होश आया तो वे तुरंत ही घर आने के लिए निकलेंगे, और उनके आने से पहले हमें सारी ऐसी चीजें हटानी होंगी जो आस्था भाभी की याद अरमान भाई को दिला सकती हैं। हम चाहकर भी भाई को कुछ याद नहीं दिला सकते, क्योंकि यह उनके लिए किसी भी तरह के खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अगर खुद भाई को सब कुछ याद आ जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ, हम भाई को इतना जरूर बताएंगे कि उनकी कुछ यादें चली गई हैं, लेकिन उनकी यादें कहाँ तक गई हैं ये हम उन्हें नहीं बता सकते। ध्रुव बड़ी ही सावधानी से सबको एक एक बात समझा रहा था। भाभी के आने में अभी पूरे 15 दिन है, और हो सकता है कि 15 दिनों में वंशिका वह एंटीडोट बना दे। अरमान को जो मेमोरी इरेज करने का वायरस दिया गया था, उसकी सारी डिटेल्स ध्रुव ने वंशिका के साथ शेयर कर दी थी। वंशिका कहीं ना कहीं काफी हद तक सब कुछ समझने की भी कोशिश कर रही थी, और फिर लास्ट में वो मायूसी से बोली, उसके लिए यह सब बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह वायरस जिसने भी बनाया है उसने जानबूझकर उसे इस तरह से बनाया है कि अरमान भाई की पूरी याददाश्त न जाए, सिर्फ अरमान भाई की जिंदगी का वह खूबसूरत पल मिट जाए जिसने अरमान भाई को पूरी तरह से बदल दिया था। वंशिका ने कहीं ना कहीं मन में ठान लिया था कि वह इसका एंटीडोट जरूर बनाकर दम लेगी। तब ध्रुव ने वंशिका से पूछा, क्या तुम आस्था भाभी के आने से पहले पहल यह एंटीडोट बना सकती हो? ये सुनते ही सब अपनी नम आंखों से वंशिका की ओर आंस भरी नजरों से देखने लगे। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वंशिका के रूप में उन्हें एक सहारा मिल गया है। वंशिका सबकी उम्मीदें तोड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वह भी जानती थी कि यह एंटीडोट बनाना उसके लिए काफी मुश्किल है। वो इतनी आसानी से यह एंटीडोट नहीं बना सकती थी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस एंटीडोट को बना पाना कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अरमान भाई के लिए, आस्था के लिए, हम सब के लिए मैं इसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। पर मैं नहीं जानती कि ये कामयाब होगा या नहीं। जैसे ही वंशिका ने यह कहा, वैसे ही नानी माँ आगे बढ़कर वंशिका के पास गई और उसका हाथ थाम कर बोली, मेरी बच्ची ऐसा मत बोलो, प्लीज कुछ तो करो, प्लीज प्लीज। अगर इसका कोई उपाय नहीं हुआ तो मेरी गोरी तो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएगी। वह दामाद जी का प्यार अपनी नस नस में बसाए हुए है, और वह अपने प्यार के बिना एक पल नहीं रह पाएगी। अचानक आहान भरी हुई आवाज बोला, नहीं नहीं, मेरी भाभी को कोई कुछ नहीं बताएगा कि अरमान भाई के साथ क्या हादसा हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। फिलहाल हम भाभी के बारे में अरमान भाई को कुछ नहीं बता सकते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है भाभी का प्यार उनकी यादों से नहीं, उनके दिल से है। जरूर वे एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। सभी को झटका सा लगा था, कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। तभी ध्रुव सिचुएशन संभालते हुए बोला, देखिए, यह वक्त हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, पर इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि जिसने भी हमारे अंश को अगवा करने की कोशिश की थी, अरमान भाई ने उसको जड़ से खत्म कर दिया है। जानबूझकर ध्रुव ने यहाँ ब्लैक डेविल वाली बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि ब्लैक डेविल वाली बात अपने घर की औरतों को बताकर वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने इतना जरूर बता दिया था कि अंश की किडनैपिंग करने वालों को मार गिराया गया है। तो कहीं इस जानकारी से सभी लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन यह जो नई मुसीबत उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई थी, उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होने वाला था। वहीं अभिमान जी अचानक फूट फूट कर रो दिए और अपने पिताजी यानी दादाजी के गले लगकर बोले, यह सब मेरी वजह से हुआ है पापा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं वसुंधरा जैसी जलसाज औरत को घर में लेकर आता, ना ये सब होता। उस औरत के घर में कदम रखते ही मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। काश हमें यह कभी पता ही नहीं चलता कि वह वीर हमारा बेटा है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ पापा, इस हालात में मैं क्या करूँ? यह कहते हुए अभिमान पूरी तरह से रो दिए थे। तब दादाजी उन्हें शांत कराते हुए बोले, अभी बेटा शांत हो जा, शांत हो जाओ। अगर हम ही इस तरह से हिम्मत हारेंगे तो अरमान को कैसे संभालेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि अरमान अब पहले वाला अरमान नहीं रहा, बल्कि एक बार फिर वह खतरनाक और डेविल किंग वाला अरमान बनकर लौट रहा है। उसे संभालना इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला, क्योंकि हमें अरमान की अब सिर्फ सॉफ्ट साइड देखने की आदत हो गई है। उसका क्रूल बिहेवियर हम लोग भूल चुके थे, लेकिन अब सब कुछ एक बार फिर से सामने आने वाला है। कहीं न कहीं इस वक्त सब लोगों को अलग ही तरह की अनहोनी की आशंका नजर आ रही थी। तभी अभिमान ने अपने आंसू पोंछकर उनसे पूछा, लेकिन पापा, वसुंधरा और वीर से तो उसे सबसे ज्यादा नफरत है। उनके बारे में हम उसे क्या जवाब देंगे कि यह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना सुनते ही दादाजी कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिलहाल हमारे पास समय कम है। जैसे कि ध्रुव बेटा ने बताया, किसी भी पल आकाश और सुमित अरमान को लेकर यहाँ आते होंगे। हमें उससे पहले ही अरमान के आने की तैयारी करनी होगी। फटाफट से जो भी घर में अरमान की शादी की फोटो, वीडियो और बाकी चीजें हैं, वह सब हटा दो। जल्दी करो। किसी भी चीज को देखकर अरमान के दिमाग पर कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। याद रखना, मैं अपने अरमान के साथ इतनी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादाजी की आंखें इस वक्त पूरी तरह से नम थीं, लेकिन नानी माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखकर आहान एक बार फिर नानी माँ के गले लगकर रो दिया। तब ध्रुव ने आहान को डांटते हुए समझाया, फोन की सिम चेंज कर दी है, जो अब आकाश भाई हैंडल करेंगे, ताकि आस्था भाभी का कॉल आने पर वह उठा सके। आस्था भाभी बारी बारी से सबको कॉल कर सकती है, लेकिन याद रखना, कोई भी अरमान भाई से आस्था भाभी के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है? अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद सब लोगों ने फटाफट जहां भी अरमान की शादी के फोटो, वीडियो रखे थे, सब कुछ हटाना शुरू कर दिया।
कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि सब चाहते थे कि अरमान ठीक रहे। फिलहाल सब कुछ हटाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सभी लड़कियां इस वक्त काफी ज्यादा थक चुकी थीं, स्पेशली रश्मि और रौनक, क्योंकि दोनों ही प्रेग्नेंट थीं और लगातार काम कर रही थीं, तो अब तक दोनों थककर चूर हो गई थीं। वहीं वसुंधरा और वीर सारी चीजों को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे थे। अरमान की याददाश्त जाने वाली बात उन्हें नहीं पता थी और ना ही किसी ने उन्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह इतना जरूर समझ चुके थे कि घर में कुछ न कुछ बड़ा कांड हुआ है। दादाजी ने बहुत कम शब्दों में वसुंधरा को साफ साफ कह दिया, अगर तुमने इस घर में किसी भी तरह की चाल चलने की कोशिश की तो यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वसुंधरा अब अपनी जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वैसे भी 6 महीने सड़कों की कष्ट सहकर उसे अच्छी खासी अक्ल आ चुकी थी। इस बार वह जो कुछ भी करना चाहती थी पूरी प्लानिंग के साथ करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर, जो कि अपने डार्क विला के सामने खड़ा हुआ था, जिसने सम्राट का जले हुए घर को एक बार फिर से डार्क विला में बदल दिया था, वह अब वहां बैठा हुआ था। कुछ दिनों के अंदर राजवीर ने अपनी पावर पोजीशन और पैसों का इस्तेमाल करते हुए उस विला को एक बार फिर से खतरनाक रूप दे दिया था। सम्राट ने भी उस विला को काफी खतरनाक बनाकर रखा था।